संध्या गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लेट्स चैट टी में। और गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको गद्यांश मिलने वाला है और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश भी आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी समस्या हो, ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट के जरिए पूछेगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश को पढ़कर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही सरल है ये गद्यांश। तो देखिए गद्यांश में क्या है, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर आंसर देते हैं। ठीक है ना, चलिए एक सेकंड देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाहरी सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, जब उसमें रस स्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। सुंदर शब्द सक्रिय है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपके सामने गद्यांश है, आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो आपको जवाब देना है। संजय जी नमस्कार, कैसे हैं। तो गद्यांश को पढ़ लिया। अब मैं आपसे प्रश्न, देखिए आपके सामने प्रश्न भी है कि सौंदर्य की परख की जाती है किस रूप में, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर या फिर मनोहरता के आधार पर। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने और जल्दी से दीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखते हैं किसका आंसर मेरे पास सबसे पहले और सही जवाब आता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ABCD। इसी वाक्यांश सी आपको गद्यांश में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा और बताइए। यहाँ पे डी आंसर मिला है मुझे। चलिए देख लेते हैं डी आंसर। देखें क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे रिपीट करें ना, तो आपको आपका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा भाई, यहाँ देखिए सौंदर्य की परख की जाती है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाहरी सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तो उसमें रस स्वादन की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी सुंदर करती है। किसको, चित्त को भी। इस दृष्टि से क्या है भाई, जयदेव बसंत का जो चित्रण है वो सुंदर है और सुंदर शब्द सक्रिय है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक और विस्तृत। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सौंदर्य की परख किसके आधार पर की जाती है, आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, या फिर रूप के आधार पर या मनोहरता के आधार पर। तो यहाँ पे डी आंसर मुझे मिला है। भाई जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए, ABCD। तो डी आंसर को लॉक किया जाए या नहीं, बताइएगा जल्दी से मुझे, आंसर दीजिएगा भाई। तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा उसका हम आंसर लगाएं तो क्या होगा भाई कि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। और इस दृष्टि में जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर जो आएगा ना कि रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श होता है, तो यहाँ पर रूप के आधार में C ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भाई रूप और चरित्र
जो सौंदर्य की परख करता है उसमें आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर और मनोहरता के आधार पर भी माना गया है। लेकिन देखिएगा, जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है, जब उसमें रस स्वादन की अनुभूति होती है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी या डी, दोनों में से एक आंसर सही है। तो बिल्कुल सही कहा आपने रूप के आधार पर, लेकिन रूप में आपका चरित्र भी होना चाहिए, इसलिए सी आंसर नहीं है, तो डी आंसर को लॉक किया जाता है। आगे देखिएगा, रस स्वादन की अनुभूति का बोध होता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो देखिए, चरित्र स्पर्शी के रूप में, चित्त के आनंद के रूप से, या फिर सौंदर्य की अभिवृत्ति के रूप से, या इंद्रिय सुख मात्र से। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेकंड, और इसका जवाब क्या है जल्दी से बताइएगा। रस स्वादन की अनुभूति का बोध होता है किसके रूप में, ये आपको बताना है। चरित्र स्पर्शी के रूप में, या फिर चित्त के रूप में, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में, जल्दी से बताएं। तो देखिए आपके क्या क्या आंसर मुझे मिले हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर मिलना चाहिए। देखिए आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही मिल गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श, जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, जब उसमें रस स्वादन की अनुभूति भी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई क्या होगा इसका आंसर, समझ में आया। चरित्र दिया हो तो चरित्र स्पर्शी रूप से, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए आंसर, यानी कि ए आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखिएगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की सक्रियता। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या है यहाँ इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, आंसर दीजिएगा। भाई आपकी, हेलो ममता जी कैसी हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, और जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भाई आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और सही जवाब जल्दी से आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। आंसर दीजिए प्लीज सभी के सभी जो भी क्लास में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुंदरता बनाम मनोहरता, और भी बताइएगा जल्दी से भाई, और जो भी क्लास में है प्लीज सभी आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया संजय जी ने अपना आंसर हटा दिया है। ममता जी यदि आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, भाई जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर का वेट किया जा रहा है, और उसमें क्योंकि भाई यहाँ पे आज लर्नर की संख्या बहुत कम है, तो देखिए चलिए मैं आपको आपका आंसर बता देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो देखिए यहाँ पर इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। सुंदर शब्द सक्रिय है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक है तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, साहित्य और सौंदर्य नहीं होगा, अभिव्यक्ति और अनुभूति भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो एक सुंदरता की बात कर रहे हैं, साथ के साथ क्या है, मनोहर शब्द, यानी कि मनोहर व्यापक रूप से बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ममता जी, इसका सही आंसर होगा सी आंसर, ठीक है। अभिव्यक्ति और अनुभूति नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मनो जमा हर, मनः जमा हर, मनो जमा अहर, या मनः जमा हर। बहुत ही सरल है यह प्रश्न, तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। भाई कौन देगा इसका आंसर, बहुत ही सरल प्रश्न मैंने पूछा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो बिना किसी देरी के आंसर मिलना चाहिए आज। भाई आप ना उसमें एक बार प्लीज़ लिंक को सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाएं क्लास में। क्लास में बहुत कम संख्या है, तो प्लीज़ जल्दी से सेंड कर दीजिएगा आप।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। मनह जमा हर की बात करें तो यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सही जवाब है और विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। मनह जमा हर, ठीक है, मनोहर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट। कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें अनुभूति नहीं है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, या यह चित्त को आनंदित नहीं करता है। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। मैं जल्दी से बताइएगा। पर जल्दी से दीजिएगा आंसर। भाई आपका सामने क्वेश्चन है और ये बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर मिला है। संजय विसर्ग संधि के बारे में बताया सारा जी, बहुत बढ़िया। और अब आपके सामने है प्रश्न, आपके सामने है फिफ्थ। तो जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर, आंसर दीजिएगा प्लीज। बहुत ही सरल है। यदि आप यहाँ से देखोगे ना कि एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है परंतु मनोहर नहीं, क्योंकि क्या होगा भाई, यह केवल किसको, भाई चार आपके सामने ऑप्शन है कि यह इंद्रिय सुखदायक है, परंतु यह वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, मनोरम को नहीं। तो यहाँ पे मनोहर के बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर क्या होगा, ए आंसर जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, सारा बहुत अच्छे से आंसर मिला है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ, और देखिए यहाँ पर फिर आपको एक गद्यांश पढ़ना होगा और गद्यांश के आधार पर आपको अपने प्रश्न का आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु धवल पत्र वाला है। सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी गुप्त है, राग गाता हुआ भी सुर के भीतर है। मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। मनुष्य के जीवन पर इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्षणिक अथवा स्वलपजीवी नहीं, देखिए स्वलपजीवी नहीं माना गया है, परंतु अपितु सनातन होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय इस समय तो अति सुंदर मालूम होता है, परंतु प्रकृति के अगणित शताब्दियों की परिश्रम से रेत का एक एक कण समुद्र में डुबोकर इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसे जादूगर क्षण भर में हथेली पर जमा कर दे। इसके बनने में अत्यंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर से पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं इसका अल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। धवल शब्द का अर्थ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा क्या नहीं है, श्वेत, फिटकरी, निर्मल या स्वच्छ। तो जल्दी से बताइएगा धवल शब्द का अर्थ क्या नहीं माना गया है भाई क्वेश्चन। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा प्लीज। राम जी क्लास में आए हैं, स्वागत है सभी का जो भी मेरी क्लास में है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। आपको बताना है कि धवल शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेत, फिटकरी, निर्मल या स्वच्छ। तो जल्दी से बताएं कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कौन देगा मुझे जवाब, कौन। धवल में आपको पता है ना कि इसमें श्वेत के लिए कहा जाता है, तो इसमें एक शब्द ऐसा है जिसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो जल्दी से बताइएगा कि वह शब्द कौन सा है। प्लीज आंसर दें सभी के सभी जो भी क्लास में है। और नहीं आता तो प्लीज एक बार मुझे बताएं कि मैम नहीं आता है, आप ही हमें बताइए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेट किया जा रहा है आपके आंसर का। चलिए, तो आपके आंसर नहीं मिले हैं हमें, और
चलिए, तो यहाँ देखिएगा आपके आंसर का वेट हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ, धवल शब्द का अर्थ नहीं। देखिए धवल का आप देखिए श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग के लिए भी होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वच्छ के लिए भी होता है, स्वच्छ यानी कि एकदम साफ। और आप देखेंगे तो निर्मल के लिए भी होता है, लेकिन फिटकरी के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। तो बी आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ओके, आगे चलें। देखें, सभ्याचरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में प्रखर शब्द क्या है भाई, ये आपको बताना है। तो विशेषण होगा, संज्ञा होगा, क्रिया विशेषण होगा या अव्यय होगा। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 7 और इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। भाई आपके आंसर बहुत कम आ रहे हैं ममता जी, प्लीज आप भी बताइएगा। तो यहाँ आपके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले तो ये बताइए, यदि समझ में आ रहा है तो टाइम से आप लोग आंसर दें, क्योंकि क्लास को जल्दी समाप्त करना है। सभ्याचरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण की बात की जा रही है प्रखर में, क्रिया विशेषण की बात की जा रही है, या फिर संज्ञा या अव्यय। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए, तो मैं बताती हूँ आपको इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए यहाँ पर जो होगा ए आंसर, देखिए प्रखर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर सभ्याचरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। प्रखर यानी कि इसमें विशालता के बारे में बात की गई है। तो ए आंसर को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी दिया है ए आंसर वो बिल्कुल सही जवाब है, बी नहीं होगा। संज्ञा क्यों होगा भाई, इसमें संज्ञा की बात कहाँ की जा रही है, आप मुझे बताइएगा। कांचा, सारा, संज्ञा किसे कहते हैं भाई, आप इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं, आप इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषण होगा। सभ्यता चरण, जो हमारी सभ्यता का चरण है वो प्रखर नाद करता हुआ भी, बहुत ज्यादा शोर करता हुआ भी मौन है। तो यहाँ पे हम विशेषता के बारे में बता रहे हैं ना, तो यहाँ ए आंसर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। भाई आज हम दूसरी जगह पे क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे लैपटॉप में बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। तो चलिए, उसमें समझ गए। इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। सभ्यता की भाषा, आचरण की सभ्यता, सभ्यता का मौन व्याख्यान या सभ्यता का रोग। जो आपने इस गद्यांश को पढ़ा होगा ना, तो इससे आपको क्या निकल कर आया कि इसका उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा, ये बहुत ही सरल है, आपने पढ़ा हुआ भी है, तो जल्दी से बताएं। सभ्यता की भाषा, आचरण की सभ्यता, सभ्यता का मौन व्याख्यान या सभ्यता का रोग। भाई क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। तो यहाँ पर आपके कमेंट्स का वेट किया जा रहा है, तो प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर किसके बारे में, आचरण की सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। जो आचरण की सभ्यता है उसमें जो भाषा है वो सदा मौन रहती है। तो यहाँ पर हम आचरण की सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो बी आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को बता दीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो मैं दोबारा बताती हूँ, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट। निघट्टू शब्द का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो निघट्टू शब्द का अर्थ क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा। ये पर्यायवाची कोश है, या इसका ये भावार्थ है, या द्विभाषा है, या बहुभाषा कोश है। तो प्लीज जल्दी से आंसर दें। और क्वेश्चन क्या है, निघट्टू शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, कहा जाता है कि निघट्टू जो होते हैं ना, वो उन लोगों के लिए कहा जाता है जो किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करते हैं। तो निघट्टू शब्द का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर भी आपको निघट्टू शब्द दिया हुआ है और मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने आपको पढ़ा, जब ये गद्यांश पढ़ा था तो हमने यहाँ पे निघट्टू शब्द पढ़ा था, और उसमें जो निघट्टू दिया है वो हमारे आचरण के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसमें भाव अर्थ निकाला है।
भाव अर्थ निकाला है, तो उसके आधार पे आपका आंसर भी क्या होगा, एक निघट्टू जो किसी भी प्रकार की आचरण को अपने मस्तिष्क में, अपने सभ्यता में नहीं डाल पाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ना वो बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी गाइस, आज मैं आपकी कमेंट्स बहुत कम पढ़ पा रही हूँ क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हालांकि लेट मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स करते रहिएगा। निघट्टू शब्द का अर्थ क्या है, जो उसका भावार्थ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है आपके सामने, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मृदु वचन की मिठास में, मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। इस वाक्य में मिठास शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा या अव्यय होगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से कमेंट करके बता दो। बहुत ही सरल प्रश्न मैंने पूछ लिया है, तो यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइएगा भाई। आपके सामने है प्रश्न संख्या 10 और मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता सदा मौन रहती है। इस वाक्य में मिठास शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो क्या होगा भाई, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं। इसको मैं नहीं बताऊंगी, पहले आपका ही आंसर मुझे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें मिठास, मिठास शब्द के बारे में बात की गई है। तो देखिएगा क्या होगा इसका सही जवाब, देखें एक बार। 10 का सी, क्रिया विशेषण मिला है, बी आंसर भी मिला है। मुझे सारा प्रेमी ने कहा है कि भाई सी आंसर होगा और आकांक्षा ने कहा है बी। सेकेंड लाइन, चलिए ममता जी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पूछा था, बी आंसर मुझे मिल गए हैं। देखते हैं यहाँ पर बी आंसर क्या कहता है विशेषण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मृदु वचन, जो हमारे मीठे वचन है, उसकी मिठास, उसकी जो मिठास है, उसका जो मीठापन है, वो आचरण की सभ्यता, जिसमें आचरण की सभ्यता मौन रूप से क्या है, घुल चुकी है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो होगा उसकी विशेषता के बारे में। तो जिन्होंने भी लगाया है क्रिया विशेषण वो गलत है, लेकिन जिन्होंने भी दिया है बी आंसर यानी कि विशेषण एकदम सही जवाब है। तो बी आंसर यानी कि मिठास के बारे में बात कर रहे हैं, उसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी आंसर एकदम सही जवाब है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न और क्या है देखिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है। अटलांटिका से आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 आपको शब्द दिए हैं, आप पढ़ें और तब जाके आंसर दें। जल्दी से बताइएगा भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। अट्टालिका, 4 ऑप्शन है अट्टालिका। तो यहाँ पर एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है। देखिएगा कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी की तरफ से बिल्कुल सही है। तो देखिए यदि हम लिखें ना इसको, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, अट्टालिका, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है ना वो इसका सही जवाब होगा। इसमें क्या है, बड़ी ई का प्रयोग किया गया है तो भी गलत, और यहाँ पर आधा ट नहीं लिया गया है और यहाँ पे ठ का प्रयोग किया गया है। इस आधार पे आपका तीनों की तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ए आंसर आपका सही जवाब होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद। तो जल्दी से बताएं सारा क्या होगा जगदीश का संधि विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, 12 आपके सामने है और जल्दी से बताएं कि जगत जमा इश, जगत जमा इश, जग जमा इश या फिर जग जमा दिश। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं जगदीश का संधि विच्छेद। आंसर दीजिएगा। तो भाई जगदीश की बात करें, आप जानते हैं कि जगदीश में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में यदि हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जगत जमा इश, यानी कि आपका बिल्कुल सही कहा बी ऑप्शन जो होगा ना वो एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया अंजलि और संजय, ममता जी सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो देखिए यहाँ पर बी आंसर को एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा क्योंकि आप सभी संधि बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सदानंद, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जमानंद, सद जमा आनंद, सदा जमा आनंद या फिर सत जमा आनंद। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
भाई बहुत ही सरल है आपके सामने ये प्रश्न भी। तो संधि पूछा है, संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आंसर दीजिएगा अंजलि भाई, आंसर दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, देखिए तो बहुत डी आंसर भी मिला है, बी आंसर भी मिला है, लेकिन सही बात तो ये है कि सबसे अधिक जो आंसर मिला है वो मिला है सतजमा आनंद। और ये भी आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। और एकदम सही आंसर डी को लॉक किया जाता है। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। उन्मेष, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा। तद्भव, तत्सम, देशज या आगत, तो जल्दी से बताइएगा उन्मेष कैसा शब्द है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 और इसका सही जवाब बताइएगा कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या आगत है। तो क्या है इसका प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी से बताएं। उन्मेष शब्द का अर्थ क्या होगा या फिर किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर देखें तो यहाँ पर पता चलेगा कि कुछ लोगों ने क्या बताया है भाई, कुछ ने बताया है। देख लेते हैं यहाँ पर 14 का ही मैं बहुत अच्छे से आंसर मिला है। संजय बहुत अच्छे से बताया है। अंजलि, उन्मेष जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इसको कहा जाता है उन्मेष का मतलब जो उसी के समान माना जाता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन और एकदम सही जवाब भी है, जिसे लॉक किया जाता है आपके ही कहने पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट, वाह वाह, वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि वाह वाह शब्द में कौन सा वाक्य होगा। भाई 4 अव्यय हैं आपके सामने, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आंसर दीजिए सभी के सभी। आंसर नहीं मिल रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए वाह वाह बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि जिसमें किसी क्या है भाई, यहाँ पर हम यदि किसी के जिसमें संबोधित किया जाए, जिसमें घृणित, आनंदित, दुख, इन सब का क्या है बोध स्पष्ट किया जाता है, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा, जिसमें आपके ए को लॉक किया जाता है। भाई 15 का सी क्यों होगा, अरे वाह वाह, अरे वाह, इस तरह के शब्द किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं ना। तो ए आंसर होगा, सी नहीं होगा। संबंध बोधक, संबंध जहाँ यहाँ पर नहीं बताया गया है, यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है भैया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो जल्दी से बताएं। रीति, गुना, आग या सब्जी, तो क्या होगा इसका सही अर्थ, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर ए आंसर मिला है मुझे सारा की तरफ से, बाकी और सभी जल्दी से बता दीजिएगा। भाई आंसर दीजिए। तो देखिए 16 का सी, बहुत बढ़िया आपका जवाब। देखिए क्यों, यदि आप देखें आग शब्द ये सदैव एक वचन में आता है, रीति का रीतियाँ हो जाता है, गुनाह का क्या है गुनाहों हो जाता है, और सब्जी का सब्जियां। लेकिन आग को हम आगो नहीं बोल सकते, आगे नहीं बोल सकते। आग एक वचन है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए सी ऑप्शन को लॉक किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया है जवाब। आगे, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, तो उसमें क्या होगा, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। तो जल्दी से बताइएगा। अभी एक और प्रश्न गया था सेम वैसा ही है, तो जल्दी से बिना किसी डाउट के अपना आंसर बताइए।
हाँ बिल्कुल अंजलि, लग रहा है कि लेट आते हैं मेरे पास कमेंट। तो जल्दी से बताइएगा 17 का सही जवाब क्या होगा। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो किसका प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही, विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक का होता है, जिसमें क्या होता है, हर्ष, ग्लानि, इच्छा, खुशी, इन सबको क्या है प्रकट किया जाता है विस्मयादिबोधक में। तो राइट आंसर क्या होगा 17 का फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिए। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा भाई, आंसर दीजिएगा। देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा है मैंने, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा भाई, आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल, विस्मयादिबोधक अव्यय होगा इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न था शुद्ध वाक्य का चयन। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो जल्दी से करें कमेंट, क्या होगा इसका जवाब। तो 18 का सी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम देखिए बात करें अनेक के साथ जाति नहीं आएगा, जातियां शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि हम अनेकों के बहुत सारी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, इसीलिए आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, लोकोक्ति का उचित विकल्प चुनना है। का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने। तो देखिए क्या है इसका सही अर्थ, जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की जरूरत, जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की जरूरत, या फिर कृषि के सूख जाने पर भी वर्षा आवश्यक है, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है, साधनों की व्यवस्था पहले करो। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा भाई, आंसर दीजिएगा भाई, बताइएगा। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन 19 का सी। शाबाश संजय, सारा, अंजलि सभी ने दिया है बहुत अच्छे से जवाब। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब किसी प्रकार की हानि हो जाए तो उसके बाद कोई भी जो उपाय किया जाता है वो निरर्थक होता है। जैसे कि रोगी के मर जाने के बाद डॉक्टर आता है, तो जो डॉक्टर आया वो निरर्थक होगा। हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक होते हैं, इसीलिए आपका सी आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। देखिए 20 से 30 यानी कि 10 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगी। वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन, या विचारों की अभिव्यक्ति। तो जल्दी से बताइएगा बच्चों को लिखाना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ABCD 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा भाई, आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से बताएं। तो 20 का डी ऑप्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखिए हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं ना, लिखना सिखाने के लिए सबसे उचित जो आपकी क्या है पॉइंट्स है वो है विचारों की अभिव्यक्ति। क्या है, लिखना एक सार्थक गतिविधि होती है। सार्थक क्या होती है, गतिविधि होती है, लेकिन जब हम उसमें क्या है अपनी कल्पना को, अपने विचारों को सम्मिलित करेंगे तो वहाँ पर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएगा। इसीलिए आपका डी ऑप्शन को लॉक किया जाता है कि विचारों की अभिव्यक्ति बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पर के निर्माण में, देखिए इसमें मुझे लगता है कुछ छुटा हुआ है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण में, पाठ्यक्रम होगा शायद ये, पाठ्यक्रम के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। भाषा का विविध गद्य साहित्य, भाषा की विविध रंगतें, प्रसिद्ध लेखक या प्रसिद्ध रचनाएं। तो देखिए और बताइए, अब तो समझ में आ गया होगा ना प्रश्न। तो जल्दी से बताइएगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बता दीजिएगा भाई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर।
अच्छा 20 का ए बोला है ना, कैसे होगा देखिए मैं आपको बता दूँ। पहले आप इस प्रश्न का उत्तर बता दो, तब मैं अंजलि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाती हूँ। आपने ए आंसर बताया था ना, और मैंने आपको बताया था डी आंसर, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, ओके, चिंता बिल्कुल भी ना करें आप। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी दिया है बी ऑप्शन, भाषा की रंगतें बहुत बढ़िया है। चलिए बी ऑप्शन को लॉक किया जाता है क्योंकि सही जवाब है। देखिए बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। आप मान लीजिए वर्तनी की शुद्धता पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपने विचार, भाई जो बच्चा लिखता तो सही है, यदि आप उसे कुछ लिखने के लिए दे दो तो वर्तनी बहुत अच्छे से करता है, बहुत शुद्धता रखता है, लेकिन यदि उसके विचारों की अभिव्यक्ति, उसको विचारों का समावेश करना ही नहीं आएगा तो वो सही से क्या लिख पाएगा। मान लीजिए आप जब एग्जाम देने जाते हैं, आप कितनी भी सुंदर लिखावट लिखें, लेकिन आप देखिएगा कहीं ना कहीं उसमें जो आप सटीक चाहे कम लिखें, आपकी राइटिंग कैसी भी हो, तो उसमें आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा मायने रखी जाती है। वर्तनी की शुद्धता आपके नंबर, भाई वहाँ पर आपके नंबर, या फिर कह सकते हैं कि आपके लेखन पर 1 या 2 नंबर का प्रकाश डाल सकती है, लेकिन आपने लिखा क्या है, कैसा लिखा है, आपने क्या क्या उसमें रखा है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपका विचारों की अभिव्यक्ति को मुख्य माना गया है। विचारों की अभिव्यक्ति होगी तो आप अपनी वर्तनी को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, बहुत अच्छे से उसे बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर ना हो के डी आंसर एकदम सही जवाब है अंजलि। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, या फिर अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा 22 का सही जवाब आंसर दीजिएगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना है भाई, देखिए स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं बहुभाषिक कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें भिन्न भिन्न समुदाय के बच्चे आकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल मातृभाषा, यदि बच्चे की हम मातृभाषा को स्वीकार करेंगे तो बच्चा अपनी मातृभाषा में अपनी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करेगा और वो समझ भी जल्दी पाएगा। इसीलिए ए आंसर क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो जिन्होंने भी दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा का समृद्ध भाषिक परिवेश, अभिभावकों का साक्षर होना, संचार माध्यमों का प्रयोग, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, आंसर दीजिएगा। देखिए भाषा सीखने सिखाने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है ना, वो से क्या है भाई कि एक ऐसा भाषिक परिवेश, एक ऐसा समृद्ध परिवेश जिसमें भाषा को बहुत अच्छे से बोला जाता हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, भाषा का समृद्ध परिवेश। कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। देखिए चॉम्स्की ने भी कहा है कि भाषा जन्मजात होती है, इसी के आधार पर एक भाषा का समृद्ध परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसका अभाव है तो बच्चा अपनी अच्छी भाषा का निर्माता नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भाई जवाब दीजिएगा, आपके आंसर क्या हुआ है आज आपको, जल्दी से जवाब दें कि क्या है इस प्रश्न का उत्तर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन चल रहा है और इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से दीजिएगा। देखिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है ना, तो आप जानते हैं कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक क्रम से अर्जित किया जाता है। पहले बच्चा सुनता है, बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन आपका फोर्थ ऑप्शन ये सही नहीं है, यानी कि ए आंसर इसका गलत है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से दिया है ए आंसर, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट
बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो देखिए, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, या फिर त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, आंसर दीजिए। भाई जल्दी से बताइएगा। तो जिन्होंने भी 25 क्वेश्चन का जो सही जवाब बताया है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए, त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, त्रुटियों का ये अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव माना जाता है कि बच्चा त्रुटियां करने के आधार पर ही आगे बढ़ता है। त्रुटियां बच्चों को मार्गदर्शन भी तय करती हैं, लेकिन त्रुटियों का अर्थ भाषा में अज्ञानता ये जरूरी नहीं है। कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो ये नहीं कह सकते आप कि इसकी भाषा की पकड़ अच्छी नहीं है। वह त्रुटि स्टार्टिंग में होती है, त्रुटियों से ही बच्चा सीखता है, इसीलिए आपका ए आंसर जो होगा डी क्यों होगा। वह त्रुटियां बच्चों को मदद करती है, मार्ग तय करती है। जब बच्चा त्रुटियां करेगा स्टार्टिंग में, और उन त्रुटियों से ही तो बच्चा सीखता है ना, तो वो उसके लिए मार्ग तय करने का कार्य करती है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो होगा आकलन की कि बच्चे ने कितना आता है, बच्चे की भाषा के बारे में देखिए, तो बच्चा यदि उस बात को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अच्छे से सुनाता है तो कहा जाता है कि बच्चे को अपनी भाषा में पकड़ है। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जब वो उस बात को अपनी भाषा में सुनाता है, अपनी लैंग्वेज में सुनाता है। तो ए आंसर होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। भाई ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, टाइपिंग में आ गया है। तो 27 का सही जवाब जल्दी से बताएं। अभी आपने देखी चॉम्स्की की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि भाषा जन्मजात होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात ही मानी जाती है, इसीलिए सी को हम कर देते हैं लॉक, बिना किसी गलती के, बिना किसी देरी के। ओके, आगे देखिए, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो सदर लिखना, बातचीत करना, मानक बर्तनी, शुद्ध उच्चारण। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है ना, जब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, जब बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हम चर्चा पे अधिक ध्यान देंगे, बातचीत वाला माध्यम अच्छा माना जाता है, इसीलिए बी को लॉक किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना या साहित्य की रचना करना। तो जल्दी से बता दीजिएगा 29 का जवाब। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है कि बच्चे को अपनी भाषा पे कमांड करानी होती है, बच्चे को प्रभावशाली बनाना, मतलब भाषा जो होती है ना हमारी, उसे प्रभावशाली बनाना होता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो आपके आंसर की बात करें तो 29 का सही जवाब होगा वर्णमाला सिखाना नहीं होगा पूनम जी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, बच्चा यदि स्टार्टिंग में बच्चे की नींव मजबूत की जाए तो बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। इसीलिए ए आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिएगा। बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता है। किसने कहा है सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में? एक ही नाम आता है, वो है स्किनर, पावलोव, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की। क्या है इनमें से? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में किसने बताया? वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे सही जवाब होता है डी ऑप्शन। तो आज की क्लास में 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं और आप देखते हैं कि क्या क्या है आपकी समस्याएं। कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ बताएं। 30 का डी। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए, अच्छे से जवाब देने के लिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।